हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी सीरीज। हमने पहले के 10 क्वेश्चन सॉल्व करे थे हमारे 2025 प्रीलिम्स के, और आज हम बचे हुए थोड़े और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एज यू कैन सी, हमारे हमने जब कल क्वेश्चन सॉल्व करे थे, काफी क्वेश्चन गलत हुए थे और कुछ क्वेश्चन हमारे ठीक भी हुए थे। तो दैट इज हाउ दिस वर्क्स, और मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ड्यूरिंग द एग्जाम। Let's look at question number 11. तो consider the following statement. Statement 1 है कि some rare elements are used in manufacturing of flat television screens and computer monitor. मैंने इसमें देखो मार्क कर रखा है some। मैं आपको बता चुका हूँ जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स लाइक वर्ड्स जैसे कि some, only, इनका आपको ध्यान में रखना है। ये इनसे आपको पता चलता है कि स्टेटमेंट आप कैसे परसीव करोगे। जैसे ये बोल रहा है सम रेयर एलिमेंट यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन के, फ्लैट टीवी के। तो बेसिकली बात ये है कि ये हमारा बेसिक ये होता है कि अगर ये बोले ओनली रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि टीवी में रेयर अर्थ एलिमेंट्स को छोड़ के और भी चीजें होती हैं। प्लास्टिक होता है, मैग्नेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो द बेसिक थिंग आइडिया इज कि जब ये सम आ जाता है ना, आप ये अगर जितने पीवाई क्यू सॉल्व करोगे उतना आपको ये आइडिया बनेगा कि कैसे कैसे वर्ड प्ले होता है। देखो, सबसे पहले हमें यूज करनी है नॉलेज, उसके बाद हमें यूज करना है हमारा वर्ड प्ले। सॉरी, ये थर्ड पे है। सेकंड में यूज करना है कॉमन सेंस, और थर्ड पे यूज करना है हमें वर्ड प्ले। तो वर्ड प्ले थर्ड में आएगा। सबसे पहले हमारी नॉलेज जो हमने पढ़ाई करी है, फिर हमारा कॉमन सेंस सेकंड में। अब ये हमारा कॉमन सेंस भी आप लगा लो कि कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होते हैं। मैंने कहा हाँ, होते होंगे, मैंने कभी पढ़ा तो है नहीं, बट ये मान सकता हूँ कि होते होंगे, तो मैंने इसको सही बोला। तो इसमें हमारा ये वाला स्टेटमेंट जिसमें बोल रहा है कि स्टेटमेंट वन गलत है, कट गया। सेकंड में बोलता है स्टेटमेंट में सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टीज। अब मुझे मतलब नहीं पता था इस स्टेटमेंट का, बट आपको याद रखना, जो ये वाली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं और इनमें जो ऑप्शंस ऐसे होते हैं, इनमें बहुत इजी होता है। अब मैं बताता हूँ इनको सॉल्व कैसे करना है। बहुत इजी, बहुत इजी। बात यह है, अब आप मानो स्टेटमेंट टू को कि ये सही है कि सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। ये फॉस्फोरेसेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ, मुझे उस टाइम पे भी लगा था कि कुछ शाइनिंग, कि कुछ शाइनिंग, और टीवी में शाइनिंग चीजें यूज होती हैं ऑब्वियसली। आपको जो स्क्रीन में से आपकी लाइट्स निकलती हैं। तो आई जस्ट थॉट कि हाँ, अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो मे बी ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, बट टू डज नॉट एक्सप्लेन। तो अगर सम रेयर एलिमेंट्स के पास अगर फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉस्फोरेंट के वर्ड से मुझे लग रहा है कि शाइनिंग होता है, जो हमारा शायद से टीवी पे यूज होता होगा। तो मैं अभी ये वाला स्टेटमेंट काट दूंगा। अब हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। या तो ये सही है और या तो ये गलत है। अब यहाँ पे भी सम दे रखा है, तो जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, कुछ होंगे, एक होगा जिसमें फॉस्फोरेंट है। चांसेस तो है। तो मैंने सोचा आंसर में ए मान लेता हूँ। अब इसको आप अगर शाइनिंग आपको समझ नहीं आ रहा है, लेट्स जस्ट अज्यूम कि आपको शाइनिंग समझ नहीं आया, जैसे मुझे उस टाइम पे एग्जाम में नहीं आया था। ये चीज मुझे अभी आई है। मैंने एग्जाम के टाइम पे, आप देख सकते हो, मैंने इसको नहीं काटा बी को, मैंने काटा सी को। तो एग्जाम के टाइम पे प्रॉबली मैंने ये सोचा कि स्टेटमेंट सी जो है, स्टेटमेंट सेकंड जो है, वो भी सही है। देखो, मैंने इसको ये सोचा होगा, तभी मैंने ये वाला स्टेटमेंट काटा है। और फिर मैंने सोचा कि ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, मे भी कर रहा होगा, और मैंने ए कर दिया। एंड 11 का आंसर हमारा है ए। तो बेसिकली कॉमन सेंस का गेम है, सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, क्योंकि आप ये सब चीजें हमेशा नहीं पढ़ सकते। तो ये बेसिकली कॉमन सेंस का गेम है, प्रीलिम्स आपका निकालना। सेकंड, आप 12th क्वेश्चन पढ़िए। इंडियन रेलवे हैज प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे बाय 2028। मैंने सोचा कि फ्यूचर रेडी रेलवे, अभी मैं ये चीज सोच रहा हूँ, मैंने उस टाइम पे नहीं सोचा, वरना मैं इसको गलत करता। मैं ये अभी सोच रहा हूँ कि 2028 में फ्यूचर रेलवे कैसे होगा, बट जस्ट लेट्स जस्ट लीव। कवच आपका एक ऑटोमेटिक है, डेवलप बाय जर्मनी के साथ। ऑब्वियसली मैंने पढ़ा है कवच इंडिजिनस है, तो जर्मनी के साथ तो बनाया नहीं। तो स्टेटमेंट टू गलत है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, मतलब कौन सी रॉन्ग है। तो रॉन्ग है हमारी टू, जिसमें टू नहीं है उसको हटा दो, ये हटा दी। कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड इन ट्रेन सेक्शन। अब मैं मान के चलता हूँ उस टाइम पे मैंने सोचा कि ट्रैक में होता है, बट मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि कवच सिस्टम शायद से ट्रेन के ऊपर लगता है, ट्रैक में नहीं लगता। ट्रैक में भी कुछ लगता है पर वो RFID टैग नहीं होता, जबकि RFID टैग ट्रेन में लगता है। और जो ट्रैक पे और जो हमारा ट्रैक पे लगता है वो आपका एक मशीन होती है जो RFID करती है। मैंने इसको सही क्यों कर रखा है मुझे नहीं पता, उस टाइम पे शायद से मुझे लगा होगा, बट मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए। मैंने उस टाइम पे इसको सही करा था। और ये 28 भी बहुत वेग लग रहा है मुझे, मुझे ये भी गलत लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। एक दो तीन, मेरे हिसाब से आंसर डी है, मैंने यहाँ पे ए कर रखा है। मैंने उस टाइम पे ये ए कर रखा था, और आंसर क्या है, डी है। तो बेसिकली ये होता है कि शायद से एग्जाम के प्रेशर में मैंने गलत कर दिया होगा, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वाज, व्हाट वी usually how I solve the exam paper. Consider the following mission. How many of the space mission encourage करते हैं support microgravity research? अब देखो सीधी बात यह है कि स्पेसडेक्स जो मिशन है वो है चेजर, मैंने लिखा है चेजर और टारगेट, दो अलग अलग आइटम स्पेस में ले जाके उनको जोड़ना और दिखाना कि हम डॉकिंग कर सकते हैं। तो डॉकिंग का था एक्सपेरिमेंट। तो ये तो माइक्रोग्रेविटी का नहीं है, माइक्रोग्रेविटी का तो नहीं है। गिव एनकरेज एंड सपोर्ट टू माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, रिसर्च तो नहीं है ये। तो मैंने इसको उस टाइम पे गलत समझा। एक्सियम वन आपका ऑब्वियसली फर्स्ट प्राइवेट है तो हो सकता है, मे बी मैंने लिखा था। गगनयान तो ऑब्वियसली है गगनयान, तो मैंने ऑप्शन ये सोचा कि या तो इसमें होगा या इसमें होगा। अब आंसर मैंने बी करा है, एंड आंसर है, मैंने इसके बाद पढ़ा था आंसर सी है, मेरा गलत हो गया था। सो बेसिक सी बात यह है कि ये लोग कंसिडर कर रहे हैं कि आप स्पेस में जाके जब चेजर और इनको डॉक करोगे तो ये भी माइक्रोग्रेविटी उसमें आता है। अब ये है कि मैं इसको उस टाइम पे समझ नहीं पाया, जो मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि शायद से ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पर इसका आंसर सी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे दो क्वेश्चन गलत हो गए और सिर्फ एक क्वेश्चन सही। अब याद रखना, आपको आपको अटेम्प्ट करना है, आपको सीखना है कैसे करना है, बिकॉज यू आर गोना मेक मिस्टेक्स। अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 60 सही होके 30 अगर गलत भी होते हैं, डजेंट मैटर, द मैटर इज आपको 60 सही करने हैं। 60 इंटू टू 120, 30 गलत करने पे आपके माइनस हुआ 20, मार्क्स बन रहे हैं 100, ये चाहिए। तो हमेशा 85 टू 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है विद एक्यूरेसी, ऑब्वियसली विद एक्यूरेसी, ठीक है। मैं जानता हूँ आपको लग रहा होगा गलत हो रहे हैं, बट यू यू विल अंडरस्टैंड, आई गेव मेंस, तो ऑब्वियस सी बात है। अब 14 क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं हम लोग। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग। डॉर्नियर जो है हमारा मैरिटाइम पेट्रोल, IL-76 सुपर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, CL ग्लोब मास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली आई नो दिस, ये तो बहुत इजी है, सबको पता होना चाहिए। काफी आप देखते भी हैं, यूएस के पास है, यूएस ने बनाया है, हमारे पास भी कुछ है, तो ऑब्वियसली ये पता था मुझे। तो कौन से करेक्टली मैच थे मैं जानता था कि एक तो मैच है, मैंने हटा दिया। डॉर्नियर जो है आपका मैरिटाइम पेट्रोल के लिए है, ये मैंने पता नहीं कहीं पढ़ा था, कहीं न्यूज में देखा था, इसलिए मुझे ये भी पता था, तो मैंने ये भी हटा दिया। अब ऑप्शन इन दोनों में से है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तो बहुत सुने हैं, IL-76 मैंने कभी सुना नहीं, मैंने यहाँ लिखा भी नेवर हर्ड। तो मैंने फिर यहाँ पे स्टार बनाया, ऑब्वियसली 50% वाला। एंड मैंने फिर सोचा कि मैंने कभी सुना नहीं, तो शायद से मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं होगा ये सुपरसोनिक, वरना मैंने सुना होता। देखो सुपरसोनिक हम सुनते हैं, F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग 2, आपका JC करके कोई चाइना का है, सुखोई 57 आपका रशिया का है। ऑब्वियसली हम सुनते हैं, तो सुपरसोनिक है और मैंने सुना नहीं, इस तरह से मैंने ये करा। एंड आंसर फॉर 14th इज बी, सही करा।
तो अब देख रहे हो ये वाले क्वेश्चंस आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे गौर करना आप, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मुझे आता था, मैंने गलत करा है। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस, मैं जानता था आयोडाइड है, बहुत बार पढ़ रखा था मैंने, पर पुराने करंट अफेयर्स में लिख रखा था इसको। ये दोनों गलत है, नाइट्रेट नहीं है, मैंने इसमें मार्क भी कर रखा है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे बिल्कुल वर्ड याद नहीं था। अब मैंने सोचा कि आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट होगा, पोटेशियम आयोडाइड थोड़ी होगा। बट इसका आंसर था पोटेशियम आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड तो मुझे याद था, तो मैंने कर दिया। सेकंड वर्ड याद नहीं था, मुझे लगा कि आयोडाइड थोड़ी होगा, नाइट्रेट कुछ और होना चाहिए, नाइट्रेट है, चलो ठीक है। ये मेरा गलत हो गया। तो योर अंडरस्टैंडिंग की पढ़ी हुई चीजें भी गलत हो जाती हैं, नहीं आती हुई चीजें भी सही हो जाती हैं। तो you just have to keep attempting, keep using your knowledge, your common sense, obviously word play, तो इस वाले में कॉमन सेंस, इसमें वर्ड प्ले का तो गेम ही नहीं है। नॉलेज थी मुझे इसकी और इसकी, इसका कुछ भी नहीं था, तो मैंने कॉमन सेंस लगाया। ये अगर मैंने सुना होता, अगर सुपरसोनिक, वैसे ही मैं जेट्स के अंदर हूँ, मुझे पसंद है जेट्स, मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 16. Consider the following statement with regard to pardoning power of the president. The exercise of this power by the president can be subjected to limited judicial review. Limited judicial review. अब मैंने इसको subjected to limited, पार्डनिंग पावर लिमिटेड, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर पार्डनिंग पावर जो है, पार्डन करने की, माफ करने की लोगों को, उसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, बट लिमिटेड है। तो मुझे वैसे, मैंने देखो नॉलेज का मुझे नहीं पता था इसका, क्योंकि पार्डनिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है मैंने कभी नहीं पढ़ा। बट ये वर्ड्स बहुत अजीब लगे थे, लिमिटेड, सब्जेक्टेड, ये लिमिटेड मुझे बहुत अजीब लगा, तो मैंने इस कभी लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू मैंने कभी नहीं सुना। आई स्वेयर मैंने कभी भी नहीं सुना था लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। मैंने जुडिशियल रिव्यू सुना है, जुडिशियल एक्टिविज्म सुना है, जुडिशियल पेसिमिज्म भी सुना है, बट आई नेवर हर्ड दिस टर्म, तो आई थॉट कि ये गलत है। और द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट एडवाइस ऑफ काउंसिल, तो ऑब्वियसली हमारा गलत है, आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लेनी पड़ती है। तो मैंने इन दोनों को काटा था, इन दोनों में कंफ्यूज था, मैंने इसको टिक भी नहीं करा था, मैंने यहाँ लिख रखा है रिव्यू अगेन, एक और बार देख लेना। मैंने इसको डी करा, आंसर अनफॉर्चुनेटली मुझे याद है इसका सी ए था। ये सही है, लिमिटेड होता है। आई नेवर हर्ड, इमेजिन, आई हैव रेड लक्ष्मीकांत, मैंने लक्ष्मीकांत की भी खुद से बुक बना दी है, मैंने इसको ऑलमोस्ट 30 टाइम्स पढ़ा है, 30 से 40 टाइम्स, आई एम टेलिंग, एम नॉट, मैंने इतनी कोई भी किताब नहीं पढ़ी जितनी मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है। अपने अभी तक के मैंने प्रिपरेशन में 30 से 40 टाइम पढ़ चुका हूँ, पूरी A to Z किताब, और मैंने खुद से किताब अपनी बना दी है इसको, इंपॉर्टेंट नोट्स निकाल के, एंड स्टिल आई डिड नो लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। सो दिस इज, यू कैन सी कि कितना पढ़ लो यूपीएससी घुमा के करेगा, और उस टाइम पे आपको अपना कॉमन सेंस दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑल्दो कॉमन सेंस से ये सॉल्व होता, पर मुझे लगता है कि गलत होने के चांसेस काफी बच्चों के थे, और हो भी सकते हैं, क्योंकि वर्ड प्ले बहुत अजीब है, तो इस तरह से ये गलत हुआ। सो ये वाला मेरा क्वेश्चन नंबर, इसको मैंने, क्वेश्चन को मैंने गलत कर दिया था। आई चोज डी एंड इट इज ए, हाँ इट इज ए। सो यू कैन सी कि कितने मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, यू कैन इमेजिन। ब्लू वाले क्वेश्चंस जो हैं, दीज क्वेश्चंस, अभी तक हमने जब 10 सॉल्व करे थे, क्वेश्चन सिर्फ 5 सही थे और 4 गलत, और एक मैंने लेफ्ट करा। तो यू कैन सी कितने क्वेश्चंस हमारे गलत हो रहे हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल, क्वेश्चंस गलत होंगे, आपको अटेम्प्ट करना है, और जितने आपको आते हैं आपको वो करने हैं। दैट इज हाउ आई क्लियर, एंड आई विल एडवाइज एनीवन टू क्लियर। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 17. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा, the speaker shall not vacate his her office until immediately before the first meeting of the house of people after dissolution. Very easy, लक्ष्मीकांत में दे रखा है, पार्लियामेंट चैप्टर पढ़िए, आपको मिलेगा, बहुत इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। According to the provision of Constitution of India, a member of House of People on being elected as Speaker shall resign from his her politics immediately. देखो, ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है प्रोविजन, इसका मतलब इसको मानना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप मानो या ना मानो, आपको मानना ही पड़ेगा कि अगर
एक मेंबर स्पीकर बनता है तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी से। क्या ऐसा इंडिया में होता है? नहीं, ये इंडिया में नहीं होता। और दूसरा, ये चीज करना हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता तो हमें डेफिनेटली होता। तो इजी सी बात है कि ये गलत है। ऊपर से हमारे, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इट्स अ पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट एंड विच हैज बीन promoted, and I can say many people look up to this provision because it is practiced in UK। यूके में प्रैक्टिस होती है, ये चीज करी जाती है। यूके के मॉडल में थोड़ा सा है, पार्लियामेंट में स्पीकर का छोड़ देना, सीएजी का मेंबर होना पार्लियामेंट का, दीज आर ऑल द प्रोविजंस इन यूके वन। सो हम लोग इससे इंस्पायर होते हैं, बट इट इज नॉट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो हमारा 100% हम फॉलो करते हैं। तो मैंने इसको गलत माना। कौन सी करेक्ट है हमारी स्टेटमेंट? टू तो नहीं है। टू, 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 इनको काट दो, सीधा आंसर निकल आया। स्टेटमेंट थ्री पढ़ने की जरूरत भी नहीं, बट हम एक बार पढ़ लेंगे। द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल may be removed from his or her resolution house may passed by majority of all the members of the house provided no resolution have been moved under that 14-day notice। बहुत बड़ा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, सही है। बट अब हम देखते हैं आंसर इसका, मुझे याद नहीं, 17 का सी। यस, यस, यस। So you can see, अगर बेसिक पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। तो इट्स जस्ट दैट कि यू हैव टू मास्टर बुक्स, द मेन सोर्सेज। फिर से पढ़ ले, फिर से हमारा पॉलिटी का है क्वेश्चन। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ अ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का कोई मेंबर है, हैज बीन सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, जो आपका आया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया है। द प्रेसिडेंट डिसीजन अकॉर्डिंग विद अकॉर्डेंस विद ओपिनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी फाइनल। भैया, डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेता है। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, इमेजिन। गलत है, वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत? ये हमारी गलत है। सही या तो बी है या डी। सेकंड, देयर इज नो मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा देखो, पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चंस कि कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड मेंशन है, कोई वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करता है इस वर्ड को। जैसे एक दो साल पहले भी आया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या एक चीज और को लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है या कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करता है, तो यूजुअली गलत होते हैं ये। तो मैंने ये सोचा कि देर इज नो मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब आप समझा, यूजुअली गलत होता है। तो मैंने सोचा कि काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड ही नहीं है। कहीं होगी, इलेक्शन वाले चैप्टर में होगी, इलेक्शन वाले किसी उसमें नहीं होगी, कहीं ना कहीं। तो मैंने ये सोचा कि बहुत एक्सट्रीम है, कहीं तो हो सकती है। मुझे नहीं पता कि होती या नहीं होती। तो मैंने इसमें स्टार बनाया था, 50% लगाया था। अब 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, यस, उसमें भी हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी मेंशन। इमेजिन, मैंने यहाँ पे लिख रखा है मेंशन इन 10th शेड्यूल क्वेश्चन मार्क। हो सकता है, ये मैंने अपने लिए, क्योंकि मैं जब सेकंड राउंड में करता हूँ 50% वाले क्वेश्चन, उसके लिए था। मैं दोबारा पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा, इमेजिन। तो मैं 3 राउंड में करता हूँ। राउंड वन, क्वेश्चन को सॉल्व करा। जो क्वेश्चन नहीं आता, दो स्टेटमेंट काट दी, उसको 50% लगा के स्टार बनाया। और जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या मन नहीं हो रहा, उसमें सर्कल बना दिया। ओएमआर में नहीं डलता है। इसमें करने में मुझे 1 घंटा लगता है। और ये करने के बाद मैं फिर राउंड टू पे आता हूँ। दोबारा क्वेश्चंस पढ़ता हूँ जो मैंने, जिनको सॉल्व कर चुका हूँ, और एक और बार पढ़ के मैं एक और बार आंसर निकालता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि मैंने आंसर सही चूज करा है तो मैं इसको ओएमआर में उतारता हूँ। 50% वाले क्वेश्चंस में जो मैंने दो स्टेटमेंट काटी थी और दो स्टेटमेंट बची हुई थी, एक स्टेटमेंट को चूज करके उसको ओएमआर पे उतारता हूँ। और इसको अभी छोड़ के रखता हूँ, जिनको मुझे अभी करना नहीं। राउंड टू 30 मिनट्स लगते हैं। ऑलमोस्ट 70 to 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। राउंड थ्री 15 मिनट्स लगते हैं। इसमें मैं ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ जो मैं सोचता हूँ कि शायद से कोई हो सकता है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई डू 10-12 क्वेश्चन, और मेरे 90 क्वेश्चन के आसपास हो जाता है, 85-90। इसको करने में 15 मिनट लगते हैं। एंड अब मेरे पास बस 15 मिनट्स का रिजर्व टाइम बचा हुआ है। ये है मेरी स्कीम करने की। तो इसमें मैंने सोचा कि ये डी है। अब इसको देखते हैं कि आंसर क्या है 18 का।
18 का डी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना हम कॉमन सेंस यूज करके वी कैन सॉल्व दिस, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं, स्टेटमेंट कहीं भी नहीं है लक्ष्मीकांत में। दिस इज लक्ष्मीकांत, दिस इज नॉट। क्वेश्चन नंबर 19। In India, state government have no power for making rules for grant of concession in respect of extraction of minor minerals, if even though such minerals are located in the territories। तो बेसिक सी बात यह है, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं है टू मेक रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन, वो भी माइनर मिनरल्स में। मेजर की बात नहीं हो रही, आपको पता होगा MMDR एक्ट 1957 मिनरल्स को काटता है मेजर में और माइनर में। मेजर का हो तो चलो मान सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनरल्स का स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती क्या? तो मैंने यहाँ पे लिखा लुकिंग रॉन्ग, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मुझे पता नहीं है पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है जरूर। फिर मैंने स्टेटमेंट 2 पढ़ी, इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर। बिल्कुल सही, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है क्योंकि पूरे इंडिया में माइनर मिनरल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मिनरल माइनर राजस्थान में है बट वो झारखंड में नहीं है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सही। मैंने इसमें टिक करा और मैंने क्वेश्चन करा कि ये वाला स्टेटमेंट, नहीं नहीं नहीं, मैंने करा कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नो इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब समझना। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि मान के चलो दोनों स्टेटमेंट जो आपकी है, ये वाली और ये वाली करेक्ट है। क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट हैज नो पावर रूल्स बनाने के लिए कि कंसेशन देगा माइनर मिनरल्स के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई। यहाँ पे क्या ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक रूल्स एक्सक्लूसिवली? नहीं है। आप बताओ, नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। बट क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? आपको क्या लगता है? मैंने उस टाइम पे सोचा कि नहीं कर रहा एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन, मैंने उस टाइम पे सोचा कि कर रहा है, तो मैंने इसको, मैंने कर रहा है तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो सकता है, तो इसको मैंने गलत माना। उसके बाद मैंने, अब मुझे चूज करना था, मैंने 50% बनाया और मुझे चूज करना था इसमें या इसमें। मैंने चूज करा कि ये स्टेटमेंट मुझे गलत ही लग रही है, तो मैंने इसको चूज करा, डी को। क्वेश्चन नंबर 19, डी ही आंसर है। तो देखो, ऐसे वाले जो एक्सप्लेन करने वाले होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इजी तरीका है। आपको एक सवाल अगर आता है, एक एक भी आता है स्टेटमेंट इन दोनों में से, वेट, इन दोनों में से अगर आपको एक भी स्टेटमेंट आता है ना, तो उससे आपकी कटिंग हो जाएगी एक स्टेटमेंट की, यहाँ पे। उसके बाद आप मानो कि दोनों सही हैं, अब सोचो कि क्या ये एक्सप्लेन करता है। अगर करता है तो ये वाला स्टेटमेंट ऑप्शन में मत काटना, ये काट दो। और अगर ये नहीं करता एक्सप्लेन, ये वाला, तो फिर आप ये वाला काट दो और ये ऑप्शन हो सकता है, तो आपकी 50% वाला बन जाता है ये। सिर्फ एक स्टेटमेंट काट के आपका 33% वाला से सीधा 50 बन जाता है, कि अब आपके पास दो ऑप्शन रहेगा यहाँ खाली। तो ये वाला करोगे तो बहुत इजीली आप कर पाओगे, जो मैं 2023 में ये वाले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए। इनफैक्ट 24 में मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया था ये वाले, बट ये वाला टेक्निक मुझे पता होती कि दोनों को आप मान लो करेक्ट, और फिर सोचो कि एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा, उससे आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को उड़ा सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक, जो मैंने खुद बनाई है ऑब्वियसली, मतलब और लोगों ने भी बनाई होगी, सॉल्व करते हैं सब, बट दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक, आई एम टेलिंग यू, जिससे आप कर सकते हो। ये हमारा सही है। विच ऑर्गेनाइजेशन इनैक्टेड नेचर रेस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज? ऑब्वियसली ये बहुत इजी था, मुझे ये पता था, मैंने सोचा भी नहीं कि यूरोपियन यूनियन, मुझे लगा, मैं जानता था है 20 का ए है, तो करंट अफेयर्स का डायरेक्ट उठाया हुआ है, तो ऐसे। सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन वॉज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी। अब मुझे समझ नहीं आया, मैंने सोचा चंपारण तो नहीं होगा, बहुत अर्ली है, सेडिशन की बात तो गांधी जी नहीं करेंगे। मैं इन तीनों में कंफ्यूज था। फिर मैंने सोचा कि सॉल्ट लॉ पता नहीं, सेकेंड राउंड टेबल पता नहीं, लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट पता नहीं, मैंने इसको कर दिया सी, प्योर तुक्का। ये देखो, ये सर्कल है, तो मतलब इसको मैंने राउंड 3 में किया है।
जब मैंने 80 क्वेश्चंस कर चुका हूँ, 70-80, और इसको मैंने करा है कि अगर आता है तो कर लेते, नहीं आता तो छोड़ दो। तो मैंने इसमें तुक्का मारा, प्योर तुक्का, और ये मेरा ऑब्वियसली गलत निकला। आंसर ये है सॉल्ट लॉ में। तो तुक्का मारते हैं तो गलत भी होता है। दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो तुक्का मारना आपको सीखना है, और अच्छे तुक्के मारने हैं, ताकि बहुत लंबे उससे कट ऑफ करो। अब मैं सोचता हूँ तो सॉल्ट लॉ ही होगा, क्योंकि सॉल्ट लॉ में नमक बनाया था पानी से, तो वो सेडिशन ही था। तो हो सकता है ये बोला हो। राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो जाके नहीं बोलेंगे, बट मैंने उसमें सोचा कि शायद से ये वहां जाके बोला है उन्होंने, फेमस स्टेटमेंट है ना, इस तरह से। गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं। द फेमस फीमेल फिगर नोन डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो। सुपर इजी, सोचने की जरूरत नहीं। ब्रॉन्ज। सुपर इजी, इजी, बेसिक। नितिन की बुक आती है, नितिन सिंघानिया, आर्ट एंड कल्चर। बाय हार्ट कर लो, बहुत इजी है, कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। Who provided legal defense to the people arrested in aftermath of चौरी चौरा? अब सुनना, ये मेरा प्योर तुक्का था। ये देखो, राउंड 3 वाला क्वेश्चन, ये मेरा सही हो गया। प्योर तुक्का, प्योर तुक्का, आई एम टेलिंग यू। द हाईएस्ट लेवल ऑफ तुक्का यू कैन, बिकॉज मेरा कोई दिमाग लगा ही नहीं। मैंने बस सोचा कि पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने सोचा एम ए जिन्ना तो करेंगे नहीं, चौरी चौरा। उसके बाद फिर मैंने सोचा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है नो इट्स, पता नहीं मैंने क्या लिखा है। मुस्लिम पार्टिसिपेशन करा था, तो मैंने कहा हो भी सकता है। अगर मैंने तुक्का, सीधा तुक्का मारा, एंड आई वाज एबल टू गेट दिस करेक्ट, और ये मेरा सही हो गया। तो तुक्के काम भी करते हैं। बट इतना तुक्का नहीं करना चाहिए। बट 22 का हमारा, 23 का बी, 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24। Subsequent to which of the following event Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include Harijan in his political? ये बहुत इजी था, पूना पैक्ट मुझे लगा। वैसे इजी इतना नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा गांधी इवेंट पैक्ट भी हो सकता है, तो मैंने काट दिया, ये काटा। इसके बाद मैंने ये सोचा कि इसी टाइम पे होता है 1932 में, और ये मेरे हिसाब से ये करेक्ट ही है, 24 का ए। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्टली आते हैं, आपको पता होता है, तो आप इतना दिमाग नहीं लगाते हो। इस तरह से ये उनमें से है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव इंट्रोड्यूस बाय पोर्चुगीज? तो मुझे पता था कि पापा या पाइनएप्पल तो पोर्चुगीज लाए हैं, गुआवा का कभी सुना नहीं। मैंने यहाँ लिखा भी है नेवर हर्ड ऑफ इट, और एज्यूम कर रहा हूँ मैं रॉन्ग। तो मैंने ये काटा, ये काटा, क्यों? क्योंकि नन है, पापाया आया है। ओनली वन को काटा क्योंकि दो लोग हैं। अब इन दोनों में से आंसर था, मैंने ये चूज करा, आंसर वैसे ये है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मेरा गलत हो गया। ऑल्दो स्टेटमेंट काट दी थी, बट ये काफी, गुआवा काफी अजीब था, क्योंकि गुआवा कहीं मेंशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने सारी बुक्स पढ़ी है, 11th, 12th, 6 to 10th, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, और मैंने पढ़ी सिर्फ नहीं है। मतलब इसमें से कुछ भी निकाल के आप मुझसे पूछ लो, आस्क एनीथिंग। इवन डायग्राम्स मैंने बहुत रिसर्च कर रखी है एनसीईआरटीज पे, तो मुझसे नहीं हुआ। आई वाज रियली फीलिंग अजीब, बट गुआवा क्योंकि मुझे नहीं पता था, तो आई वाज रियली फीलिंग अजीब, बट ठीक है, कोई नहीं। पूछेंगे तो यूपीएससी का यही गेम है, पूछेगा ऐसी जगह से जहाँ से आपको भी नहीं पता। तो गुआवा वाज रियली अजीब। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, 26। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सारी कंट्रीज है, इनमें से किसमें 4 से ज्यादा टाइम जोन है? मैक्सिमम टाइम जोन कहाँ पर है? मैक्सिमम, मैक्सिमम टाइम जोन है फ्रांस, 12। 13 मानो अगर आप अंटार्कटिका का क्लेम भी मानते हो, ठीक है। यूएसए और रशिया का 9 है, 9 या 10, ठीक है। तो विच ऑफ द फोर अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4? देखो, यूके में तो है, क्यों? क्योंकि यूके की बहुत सारी टेरिटरीज ओवरसीन है, जिनको बायोट कहते हैं, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज,
अटलांटिक में भी है, तो उसका हो सकता है। अब मैंने सोचा डेनमार्क के पास सिर्फ ग्रीनलैंड है और डेनमार्क छोटा है, तो नहीं होगा। न्यूजीलैंड नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं। ये वाला क्वेश्चन में मैंने क्या लगाया, ये वाला रूल लगाया। ये मैंने रूल बनाया है अपने लिए, जो मैंने पी वाई क्यूज देख के बनाया है। ये मैंने पी वाई क्यूज देखे हैं और इससे रूल बनाया है, जो आप मत बनाना कभी भी, आप मत लगाना जब तक आप खुद की अंडरस्टैंडिंग में नहीं आते। 5 स्टेटमेंट्स अगर हो तो ऑप्शन 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इसको मैं कहता हूँ 5-3 का रूल बाय पेज, नेवर टू बी फॉलोड बाय एनीवन एक्सेप्ट पेज। तो मेरे अलावा कोई और फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि बहुत स्टूपिड रूल है। मैंने अपनी काफी रिसर्च करके बनाया था। तो 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं हमें। स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, 5। तो आंसर है 3 आवर्स करेक्ट। 3 सही है। तो ऑप्शन 3 को मैंने टिक कर दिया। ये रूल है मेरा। और आंसर क्या है इसका हमारा? इसका आंसर है बी। तो आई एम टेलिंग यू, आप मत करना ये, वरना भी मतलब में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 26 का बी है, मेरा जो हुआ है गलत। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं कैसी स्टूपिड चीजें भी कभी कभी हम करते हैं और उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, बट दैट्स हाउ वी डू इट। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि 26 में से कितने हमारे सही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 करेक्ट। रॉन्ग है हमारे 12। रॉन्ग है हमारे 11। और लेफ्ट हमारे हैं 1 क्वेश्चन। तो फर्स्ट हाफ में हमारे खाली 14 करेक्ट है, 11 रॉन्ग है एंड 1 लेफ्ट है। तो इस पर नाराज नहीं होना, ऑब्वियसली इसको तो देख के लग रहा है कि नहीं क्लियर हुआ होगा, बट विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे ये वाले क्वेश्चंस हुए। बट यूल अंडरस्टैंड, यू माइट बी सीइंग कि देखो गलत होते हैं क्वेश्चन, दैट्स द गेम। सही भी होंगे,